नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश में, जिसमें हर हफ्ते दर हफ्ते हम आपके साथ जुड़ते हैं और आगे आने वाले समय में बाज़ार के लिए क्या चुनौतियां हैं, बाज़ार के लिए कौन से चीज़ें, कौन से पड़ाव महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इन तमाम विषयों को लेकर के बातचीत करते हैं। बीती सीरीज़ तो काफ़ी शानदार रही। दिवाली काफ़ी लोगों ने अच्छे से मनाई और ये उम्मीद के साथ कि जैसे ही नई सीरीज़ का आगाज़ होगा हम नया हाई बनाएंगे, और 26,100 को जब हम तोड़ते हुए दिखाई दिए तो ऐसा आभास भी हुआ कि शायद ये हफ्ता नए हाई के साथ समाप्त होगा। लेकिन थर्सडे और फ्राइडे का सेशन पिछले हफ्ते ऐसा रहा जिसमें कि एक बार फिर से लगा कि अभी इंतज़ार लंबा हो सकता है। तो इसीलिए हमने अपनी थीम जो रखी है, इंतज़ार कब तक, नया हाई कब बनाएगा बाज़ार, क्योंकि अब नतीजों का सीज़न भी शुरू हो चुका है। अब नतीजों को देखते हुए नतीजे जिस तरीके से चल रहे हैं, बहुत निराशा तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन आगे क्या गुत्थी है, क्या बाज़ार डर रहा है और क्यों डर रहा है, इन तमाम पहलुओं को सुलझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मतलब किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, निपुण मेहता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत समय से हमारे दर्शक आपको लाना चाह रहे थे और वो चाह रहे थे कि आपका मार्गदर्शन उन्हें मिले। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सर, हमारा ये निमंत्रण स्वीकार करने के लिए और हमारे इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद विपुल जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। आपके सभी दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी टू जॉइन यू ऑन अमर उजाला। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और पहली सर टिप्पणी आपसे, पहला सवाल ये रहेगा, सर सब कुछ ठीक चल रहा था, दो पेज फंसे हुए हैं ऐसा लग रहा है। एक तो ट्रेड डील को लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, कभी लगता है कि बात बन चुकी है, कभी लगता है पेच उलझ गया है। अमेरिका और चीन को लेकर के अभी जो बातचीत चल रही थी, ऐसा लगा चीज़ें सॉर्टेड हैं, लेकिन फिर ख़त्म होते होते अभी भी कई सारे पेज अभी भी अनसुलझे दिखाई दे रहे हैं। क्या ये वो चिंता है जो बाज़ार को ऊपर जाने से रोक रही है? आपकी पहली टिप्पणी, अभी की स्थिति में बाज़ार की स्थिति को आप कैसे पढ़ रहे हैं? विपुल जी, अगर मार्केट की मूवमेंट देखें, बाजार की मूवमेंट देखें पिछले कुछ दिनों में, तो ये एक ब्रॉड इंडिविजुअल अनाउंसमेंट्स या जो ट्विटर पे जो भी मैसेजेस आते हैं उस बेसिस पे ऊंच नीच हो रही है। ट्रेड डील की जो अनसर्टेनिटी है, उसी पे जो मैसेजेस आ रहे हैं, उस पे कोई ठोस अनाउंसमेंट अभी तक हमने नहीं देखा है। नाइदर चीन के साथ देखा है, नहीं भारत के साथ देखा है। एक स्पेक्युलेटिव मैसेजेस जो आ रहे हैं उसी बेसिस पे के ऊपर या नीचे मार्केट्स जा रहे हैं। जो ठोस कुछ भी कदम आए हैं जिसपे पॉजिटिव मार्केट मूवमेंट्स इंडिकेट हो सकती थी, ये एक ब्याज का दर जो फेड ने काटा उसकी वजह से। लेकिन उसके साथ ही फेड ने ये भी कह दिया कि दिसंबर में कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्याज का दर और काटेंगे। इसी तरह कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो एक कुछ सिलेक्टिवली अच्छे आ रहे हैं, लेकिन मिक्स्ड बैग भी आ रहे हैं सिलेक्टिवली सेम सेक्टर में। सो एक मार्केट में एक क्लियर डायरेक्शन इसीलिए नहीं हो रही है कि जो भी फैक्टर्स हैं जो डिफाइन और डिटरमिन कर सकते हैं, और खास करके टैरिफ और ट्रेड टैरिफ्स के, इसमें कोई एक इंडिकेशन नहीं आ रहा है, एक क्लैरिटी नहीं आ रही है जी सर, अब एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले थोड़ा सा एक हिस्से में हम थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे बात करेंगे और उसके बाद से फिर सेक्टर पे और बाकी चीज़ों पे बात करेंगे। पहले तो यही जानना चाहेंगे सर, क्या लग रहा है आपको नवंबर का महीने में यूएस चाइना को लेकर के क्या अभी भी पेच फंसा हुआ है? काफ़ी चीज़ें जो उम्मीद थी 20% कट की वो नहीं हुई, वो शायद निराशा हुई कि 10% का ही कट हुआ। अभी भी सर भारत को अभी अगर हम पीछे रखें, चाइना और यूएस को लेकर के क्या एक्सपेक्टेशन आपको दिखाई दे रही है अभी? इसमें एक जो जितना सिंपलिस्टिक हम लोग समझते हैं, इतना आसान नहीं है। किसी भी दो बड़े देशों, खास करके जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं या सबसे बड़े इकोनॉमिकली बड़े देश है, उसमें इतना आसान नहीं है। जब की जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिस पे इंपोर्ट या आयात या निर्यात होता है, उस पे एक समझौता नहीं हो सक रहा है। तो एक अगर रेयर अर्थ पे अगर बात करें तो उस पे एक क्लियर समझौता नहीं हो सक रहा है। एक्चुअली कई फैक्टर्स हैं, नॉट जस्ट इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे हो या रेयर अर्थ पे हो या फिर शिपिंग पे हो या फिर डिफेंस पे हो। ये अगर देखेंगे, ये जो हर एक जो मैसेजेस कई आ रहे हैं उसमें एक इंडिकेशंस आ रहा है, क्लियरली आ रहे हैं कि एक ट्रस्ट
दोनों की तरफ नहीं है। सो अगर एक देश अनाउंस करता है कि एक साल के लिए कोई डील दी गई है, तो दूसरा देश भी यही कहता है कि हम एक साल के लिए ही डील रखेंगे या टैरिफ्स कम करेंगे। प्रोडक्ट वाइज भी सिलेक्टिवली इसमें कोई कोई एक रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है, और टाइम वाइज भी एक रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है। समय भी ऐसा नहीं है कि अभी हेंसफोर्थ अगले 4 साल तक 5 साल तक हम लो टैरिफ रखेंगे, या ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो है उस पर टैरिफ नहीं होगी। सो एक ट्रस्ट का इशू है। दो बड़े देश हैं, इतना बड़ा जब भी टैरिफ्स इतने बड़े डाल दिए थे, 100% टैरिफ डाल दिए थे, तो उसमें से एक बैक ट्रैक करने में भी एक मुश्किल होती है। सो आई थिंक क्लियरली यूएस और चाइना के अंडरस्टैंडिंग में, ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ समय लगेगा, जहां दोनों देश एग्री करें, दोनों देश के कौन से प्रोडक्ट्स हैं, आयात निर्यात दोनों में एग्री करें। एक सिलेक्टिवली अग्रीमेंट हो रही है और हो चुकी है, जिसके बेसिस पे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता है। बट आई थिंक क्लियर ट्रेड एग्रीमेंट बनने में, एक लॉन्ग टर्म ट्रेड एग्रीमेंट बनने में अभी भी समय लगेगा। लॉन्ग टर्म ट्रेड एग्रीमेंट बनने में भी समय लगेगा। अब जरा भारत की बात कर लेते हैं सर। भारत को लेकर के जिस तरीके से कुछ एक कंपनियों ने कहा कि वो रूस से तेल कम आयात करेंगी, कुछ ने कहा कि वो नहीं करेंगी, क्या ये इस तरफ इशारा है कि कुछ बातचीत पक रही है? दूसरा, पीयूष गोयल साहब की तरफ से कई बार ये इशारा किया गया कि नवंबर में जो है ट्रेड डील हो सकती है। पीएम मोदी और ट्रंप साहब जब एक दूसरे को विश करते हैं तब भी ऐसा लगता है कि चीज़ें मतलब सही दिशा में बढ़ रही हैं, लेकिन क्लैरिटी कहीं नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है नवंबर के महीने में भारत और यूएस की ट्रेड डील संभव है या नहीं? हमारे हिसाब से काफी संभव है कि नवंबर में ट्रेड डील होगा। और अगर पूरी तरह से अगर अग्रीमेंट नहीं भी है, तो एक बड़ी अनाउंसमेंट जरूर करेंगे, जहाँ पे ज़्यादातर कई प्रोडक्ट्स पे एक अंडरस्टैंडिंग होगी या लोअर टैरिफ्स होंगी, जो हम 15% के करीब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये एक कटौती करके एक लोअर टैरिफ एक सिलेक्ट प्रोडक्ट्स में हो जाएगी। अगर पूरी तरह से समझौता नहीं होता है तो भी सिलेक्ट प्रोडक्ट्स में, तो हमारे हिसाब से ये एग्रीकल्चरल में शायद समझौता ना हो सके। ऑयल इंपोर्ट्स में ये हो सकता है कि रशिया से कम इंपोर्ट करें और अमेरिका से ज़्यादा इंपोर्ट करें क्रूड ऑयल। इसी तरह से और कई प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे एक एग्रीकल्चरल तो बात हुई कि इंडिया इंपोर्ट करने के लिए एक हेजिटेट कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम डिफेंस प्रोडक्ट्स पे भारत करंटली रशिया से काफ़ी इंपोर्ट करता है, फ्रांस से भी काफ़ी इंपोर्ट करता है, यूएस से रिलेटिवली कम इंपोर्ट करता है। तो उस पर किस तरह से दबाव आता है। सो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं जिसपे अलग अलग प्रेशर्स ट्रेड एग्रीमेंट में आते हैं। बट हमारे हिसाब से ये महीने में नवंबर महीने में कुछ समझौता आ जाना चाहिए, इफ नॉट द फुल एटलीस्ट पार्टली समझौता ट्रेड एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है सर। तो अगर बड़ी पूरी कंप्लीट डील ना भी हो तो भी कई सारे मुद्दों पे समझौता हो सकता है, एक छोटी डील संभव हो सकती है। और ये अगर छोटी डील भी होती है तो भी मार्केट के लिहाज से एक बड़ा सेंटिमेंट चेंज होगा, ये एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। तीसरा पॉइंट सर एफआईएस को लेकर के है। अक्टूबर का महीना काफ़ी टाइम बाद थोड़ा बेहतर रहा है। ये उम्मीद भी जगने लगी कि जिस तरीके से कुछ एक बाइंग के नंबर देखने को मिले कि लगा कि नवंबर सीरीज़ भी अच्छी जाएगी, लेकिन बीते 2-4 दिन के अंदर, ख़ास तौर से लास्ट वीक की अगर हम बात करें, ये हम फिर से लगा कि अभी भी एफआईएस क्लियर नहीं है। अभी भी उनकी जो है वो जो शॉर्ट्स कुछ कवर हुए थे फिर से नए शॉर्ट्स बनने शुरू हुए, कैश में भी सेलिंग आने के नंबर्स आने लगे। आप क्या देख रहे हैं सर इसमें? मतलब क्या एफआईएस अभी भी आने वाले दिनों में भारतीय मार्केट में अपनी सेलिंग जारी रखेंगे? क्या वजह ऐसी हो सकती है, ट्रिगर पॉइंट, जहां से वो नेट बायर बनते हुए दिखाई देंगे? सो हमने जो एफआई बाइंग देखा ग्लोबली जो हो रहा है, वो साल के शुरुआत से हमने देखा कि चाइना में है, ताइवान में है, कोरिया में है, यहाँ पे काफ़ी पैसे जा रहे हैं और भारत से पैसे निकल रहे हैं। जो इन्फ्लोज हमने पिछले एक महीने में या इस तरह से जो देखा है, वो इसे मैं ये नहीं समझूंगा कि एक कंप्लीट टर्न अराउंड है, क्योंकि ब्रॉडली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं या मैक्रो इंडिकेटर्स हैं, ये इस साल के शुरुआत से पॉजिटिव रहे हैं।
अभी इम्प्रूव होते जा रहे हैं। हम टैक्स कलेक्शंस देखें या जीडीपी ग्रोथ देखें या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखें, ब्याज के दर देखें, आरबीआई की जो अनाउंसमेंट्स है ये देखें, तो ये तो सब पॉजिटिव डेफिनेटली है। लेकिन हमारे हिसाब से दो कारण से एफआई फ्लोज एक ज़्यादा ये महीने में हमने देखे। एक तो एक क्लियरली जो आईपीओज है उसमें एक निवेश हो रहा है, और दूसरा जो एक आरबीआई का अनाउंसमेंट जो बैंक्स के लिए खास करके आया कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 20% से बढ़ा के ज़्यादा स्टेक ले सकते हैं इंडियन बैंक्स में। उसकी वजह से हमने काफ़ी फ्लोज देखे कई बैंक्स में। हमने यस बैंक में देखा, आरबीएल बैंक में देखा, कुछ और बैंक्स की भी ऑलरेडी बात है, फेडरल बैंक की है, कई कई और बैंकों की बात हो रही है, और इसका इम्पैक्ट क्लियरली बैंकिंग सेक्टर पे या पीएसयू बैंक्स पे आ रहा है। पीएसयू बैंक्स का की मर्जर की बात है, उसकी अनाउंसमेंट। सो आई थिंक जो एफआई फ्लोज आ रहे हैं वो स्पेसिफिक रेगुलेटरी चेंजेस हैं या फिर आईपीओ अपॉर्चुनिटीज हैं, उस वजह से आ रहे हैं। एक यूनिट एक एक एक, एक तरफा एफआई फ्लो अभी भी हमने नहीं देखा है। दिन में महीने में कुछ दिन में अभी भी नेगेटिव फ्लोज हो जाते हैं। सो एक टर्न अराउंड अभी भी हम समझते हैं कि अभी तक एफआई फ्लोज का नहीं हुआ है। अच्छे रिजल्ट्स इस क्वार्टर में आए और दिसंबर क्वार्टर में इंडिकेशंस आते हैं, तो एफआई फ्लोज एक वापस टर्न अराउंड हो सकते हैं। बट तब तक अनसर्टन फ्लोज, एफआई फ्लोज अनसर्टन रह सकते हैं हमारे हिसाब से। जी, ये बात यहाँ पर है। और इस सब के अलावा सर, अगला प्रश्न जो है मेरा वो ये है कि अभी की स्थिति में क्या बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है? क्योंकि हमने देखा जीएसटी कट हो गया, आरबीआई का रेट कट हो गया, अब जो Q2 नंबर्स आ रहे हैं वो उतने ख़राब नहीं हैं। ठीक है, अच्छे नहीं होंगे, लेकिन वैसी स्थिति नहीं है कि जैसे लास्ट क्वार्टर में हमने देखा था कि काफ़ी निराशा हो रही थी रिजल्ट्स देख करके। इस बार सिचुएशन ऐसी है कि हाँ, पहले से जो एक्सपेक्टेड लाइन पे था उसके इर्द गिर्द आ रहे हैं या कई जगहों पर बेटर आ रहे हैं। फिर क्या वजह है, क्या ट्रिगर पॉइंट चाहिए मतलब एफआईज को, जिसकी वजह से क्या वो रिजल्ट और बेहतर चाह रहे हैं, या और कोई वजह, या वैल्यूएशन चैलेंज आपको दिखाई दे रहा है? क्या वजह, क्या मान रहे हैं आप? आई थिंक ये एक इमीडिएटली बाइंग और सेलिंग के ट्रिगर इस तरह से नहीं जनरली होते हैं। एक ग्रेजुअल एक सेंटिमेंट बिल्ड होता है या एक इकोनॉमिक सिनेरियो बिल्ड होता है जिसकी वजह से एफआई फ्लोज बदल सकते हैं। हमने क्लियरली जिस हिसाब से जीएसटी की अनाउंसमेंट देखी, उसका इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट फेस्टिव सीजन में जितने सेल्स हुए हैं उसका देखा। ये क्लियर दिसंबर क्वार्टर में भी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, ये हम देखेंगे, और ये एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है। बट आई थिंक 2 या 3 सवाल अभी भी रह जाते हैं। एक कि ये जो फेस्टिव सीजन का स्पेंडिंग हुआ है वो सस्टेन कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ये समय ही बताएगा। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पे काफ़ी जीडीपी ग्रोथ निर्भर है, जीएसटी कलेक्शंस निर्भर हैं, जो हम फैक्टर रूरल स्पेंडिंग का जो एक एंड ओवरऑल कंजम्पशन का जो एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर रहे हैं कि अब आने वाले समय में कंजम्पशन स्पेंडिंग काफ़ी ज़्यादा होगा, बढ़ेगा, क्योंकि कई चीज़ों के दाम घटाए जा चुके हैं। इसका एक किस तरह से इम्पैक्ट आता है, कितना इम्पैक्ट आता है, ये देखना जरूरी है। एफआईज की जरूर इस पे नजर रहेगी। दूसरा, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स एक तरफ है जिसके पॉजिटिव इंडिकेशंस जरूर आए हैं, लेकिन जिस तरह से ग्रेजुअल कैपेक्स बिल्डअप का एक्सपेक्टेशन था उतनी तेजी से नहीं हुआ है। हम एक टर्न अराउंड जरूर देख रहे हैं। पिछले एक क्वार्टर में अच्छा कैपेक्स कंपनीज ने अनाउंस किया है। एक कंसोलिडेशन भी कई इंडस्ट्रीज में हो रहा है, कई सेक्टर्स में हो रहा है, लेकिन कैपेक्स ग्रोथ आइदर बैंकिंग के क्रेडिट ग्रोथ पे से जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो एक ग्रेजुअल अपटिक हुआ है। एक फास्टर ग्रोथ जो अगर आता है तो उससे विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए बिल्ड हो जाती है, और ये एक जरूर एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। अगर गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग देखे तो उसमें कोई कमी नहीं है। आई थिंक हमने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग देखा है, कई सेक्टर्स में देखा है, रोड्स में देखें, शिपिंग में काफ़ी अनाउंसमेंट्स आए हैं, डिफेंस पे कॉन्स्टेंटली स्पेंडिंग है, ऑर्डर्स आ रहे हैं। सो जो भी कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं जिसके रिजल्ट्स आए हैं वो पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं कि ऑर्डर बुक भी हेल्दी है, एग्जीक्यूशन भी हेल्दी है, और आगे जाके कई कंपनीज ग्लोबल ऑर्डर्स के लिए भी पिच कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं। सो इंडिकेशंस पॉजिटिव हैं।
एक कोई स्पेसिफिक ट्रिगर नहीं है। एक या दो क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स आ जाएं और मैनेजमेंट कमेंट्री पॉजिटिव हो जाए तो एफआईआईज जरूर टर्न अराउंड हो सकते हैं और निवेश करना शुरू करेंगे। ठीक सर। चलिए अब जरा सर इसके दूसरे हिस्से पर आते हैं और अलग अलग सेक्टर्स पे, चूँकि हमारे जो दर्शक हैं ज़्यादातर रिटेलर्स हैं, वो सुनना ही चाहते हैं सेक्टर कौन से अच्छा चलेंगे, किन शेयरों पे बातचीत हो जाए कुछ। तो अगर आप चाहें तो जब हम सेक्टर पे बात करें तो अगर आपके पसंदीदा कुछ शेयर हों, अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो कर सकते हैं सर। शुरुआत सर अभी बार बार आप बैंकों का जिक्र कर रहे थे, वहीं से शुरू करना चाहेंगे। आरबीआई की तरफ से जो कदम उठाए गए और लंबे इंतज़ार के बाद पीएसयू बैंकों में रैली आई है, बहुत सारे सवाल हमारे पास लगातार आ रहे थे, खासतौर से जो मिड कैप पीएसयू बैंक हैं। यहाँ पर सर ये रनअप अभी हो गया है या अभी इसकी शुरुआत हुई है, और आप कैसे इसे देख रहे हैं? क्योंकि दो स्टोरी हो गई, एक तो ये जो आरबीआई का जो है विदेशी निवेश को लेकर के फैसला रहा, और दूसरा लगातार खबरें आ रही हैं कंसोलिडेशन को लेकर के कि सरकार चाहती है कि 3-4 बैंक ही रहें, बाकी बैंकों के साथ इनको मर्ज कर दिया जाए। ये दो स्टोरीज क्या अभी पीएसयू बैंक की, जो मिड कैप पीएसयू बैंक है, उनको और रफ्तार दे सकते हैं क्या? आपका व्यू क्या है इस समय बैंकिंग को लेकर? ये दो विपुल जी एक क्लियर फैक्टर्स हैं जो बहुत बहुत पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से एक सेक्टरल री रेटिंग कुछ हद तक कह सकते हैं हमने देखा है। इसमें तीसरा पहलू ये भी क्लियरली है कि पीएसयू बैंक्स के पिछले पिछले कुछ सालों से बैलेंस शीट्स इतने क्लीन अप हो गए और इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि अगर जो पीएसयू बैंक्स का कुछ जो छोटी बैंक्स का मर्जर हो जाता है तो ये एक एंटायर बैंकिंग सिनेरियो जो अब तक ये हो रहा था कि एक टोटल फ्रेगमेंटेड बैंकिंग सेक्टर हो रहा था जहां पे कम से कम 25 बैंक्स जो ऑपरेट कर रही थी, उससे एक क्लियरली जो एक कंसोलिडेशन हो जाता है तो उनकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो सकती है और बैलेंस शीट और भी स्ट्रेंथन हो सकती है। और इसकी वजह से जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर लेंडिंग हो सकता है या फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स में एक कमी हो सकती है बिकॉज ऑफ ability to borrow larger amounts, ये एक बहुत फर्क पड़ सकता है पीएसयू बैंक्स के लिए, और इसी वजह से हम कुछ हद तक री रेटिंग देख रहे हैं। आई थिंक ये जो एक रिटेल लेंडिंग में भी उनका पार्टिसिपेशन जो हमने क्लियरली देखा है, कुछ बैंक्स की मैनेजमेंट ने ये भी इंडिकेट किया कि फेस्टिव सीजन में उनके रिटेल लेंडिंग में भी एक इम्प्रूवमेंट हुई थी, बढ़ोतरी हुई थी। आई थिंक ये इंडिकेशंस भी पॉजिटिव हैं। सो ओवरऑल जिस क्लीन बैलेंस शीट से वो शुरुआत कर रहे हैं और उसके ऊपर ये जो कंसोलिडेशन के आरबीआई अनाउंसमेंट्स आते हैं, उस ये एक पॉजिटिव फैक्टर जरूर रहा है। हमने कुछ समय पहले भी क्लियरली हमारे रिपोर्ट्स, रिसर्च रिपोर्ट्स ने इंडिकेट किया था कि पीएसयू बैंक्स में री रेटिंग हो सकती है एज इन कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और ये क्लियरली ग्रेजुअली टर्न आउट हो रहा है। और आगे ये जो कंसोलिडेशन अगर हो जाता है तो आई थिंक पीएसयू स्पेस में मिड साइज बैंक्स हैं वो क्लियरली इससे बेनिफिट कर सकती है। इवन लार्ज साइज बैंक्स आप देखेंगे तो क्लियरली, एग्जांपल के तौर से स्टेट बैंक में एक ग्रेजुअल इन्वेस्टर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। कई पीएसयू बैंक्स हैं, बड़ी पीएसयू बैंक्स हैं, उसमें भी इन्वेस्टर इंटरेस्ट अच्छा आ रहा है। सो आई थिंक दैट ये एक फैक्टर है जो उनके री रेटिंग में और उसमें इन्वेस्टर इंटरेस्ट जारी रहेगा, ये इसमें आगे जाके देख सकते हैं। सर, अब जो लोग रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करते हैं या अभी आपको जो सुन रहे हैं, पीएसयू बैंक्स का जब चुनाव करें तो किन बातों का ध्यान रखें? क्योंकि बहुत लोग आपको इस कार्यक्रम को देखेंगे तो या देख रहे हैं, तो आप कैसे क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? एक तरफ बहुत सारे छोटे छोटे हैं, साउथ इंडियन बैंक है, कुछ लोगों को यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बड़ी लंबी लिस्ट है। और छोटे छोटे शेयर हैं तो लोगों का रुझान रिटेलर्स का काफ़ी ज़्यादा रहता है, उनको सस्ते शेयर अच्छे लगते हैं। उस पर फोकस करना चाहिए या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, इस तरह के बैंकों पे फोकस करना चाहिए? अभी बैंकों, पीएसयू बैंकों को लेकर के स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सो आई थिंक क्लियरली जो बड़ी बैंक्स हैं, जब छोटी बैंक्स का मर्जर होता है तो कुछ हद तक प्रोविजनिंग बढ़ जाता है, क्योंकि छोटी बैंक में जरूरी नहीं है कि एक जब मर्जर होता है तो एक फर्दर क्लीन अप ऑफ बैलेंस शीट्स जरूर हो जाता है। तो इसमें कई बार छोटी बैंक जो अगर बहुत वेल मैनेज्ड बैंक है तो ठीक है, अदरवाइज उनके मर्जर में बड़ी बैंक्स को ज़्यादा फायदा होता है, छोटी बैंक्स को नुकसान हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बैलेंस शीट। बट ब्रॉडली आई थिंक ये बड़ी बैंक्स में जैसे जैसे बैलेंस शीट और स्ट्रेंथन हो जाएगा, ब्रांचेस इतनी बढ़ जाती हैं, ये एक दूसरा फैक्टर है। रूरल एरियाज में
या छोटे एरियाज में बैंक ब्रांचेस का जो इम्पैक्ट होता है, वो जो उससे जो इधर ब्रांडिंग का फर्क पड़ जाता है या एक्सेस टू लार्जर नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स, इसका जो फर्क पड़ जाता है, ये एक बहुत महत्व का पॉइंट है। सो आई थिंक ब्रांचेस कितने हैं और किस राज्य में हैं, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है। आई थिंक ब्रॉडली बड़े पीएसयू बैंक्स में इसका फायदा ज़्यादा होता है। छोटी बैंकों को एक एक्सेस टू मोर प्रोडक्ट्स मिल जाता है, कई बार लोन्स अवेलेबल नहीं होती हैं या फिर क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल नहीं होते हैं। ये एक बेनिफिट बड़ी बैंक के साथ जुड़ने के लिए में हो जाता है। सो आई थिंक फोकस जब कंसोलिडेशन हो रहा है तो बड़ी बैंक्स पे, पीएसयू बैंक्स पे करना चाहिए। बड़े पीएसयू बैंक्स पर फोकस करें, ये जो है बातचीत में स्पष्ट हुआ। और सर अगर आप चाहेंगे तो फिर बीच बीच में अगर आप कुछ नाम लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपने कुछ रिसर्च रिपोर्ट ऐसी पब्लिश की हो तो उनके नाम लेंगे तो हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा कि क्या जो है कहाँ जो है निवेश जो है अगले 1-2 साल के लिए थोड़ी बहुत पोजीशन बनाई जा सकती है। तो अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट आइडिया है सर जो आपकी तरफ से, मेहता की तरफ, आपके ब्रोकिंग फर्म की तरफ से कहीं कुछ निवेश की सलाह दी गई है क्या? मैं कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिविजुअल टिप्पणी नहीं स्टॉक करेंगे? टिप्पणी कोई नहीं करूँ। ठीक, बहुत 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 अच्छी बात सर। चलिए ये बात तो हो गई बैंकों को लेकर के। सर एक और सेक्टर जिस पर कि काफ़ी ज़्यादा रिटेलर्स की टिप्पणियां हमारे पास आती हैं और अभी कई सारे लगातार इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद और उससे पहले 2 साल से लगातार ट्रेंड में है डिफेंस स्टॉक। अभी हमने फ्राइडे के सेशन में बीएल के रिजल्ट्स भी देखे, काफ़ी शानदार रिजल्ट, मतलब उम्मीद से काफ़ी बेहतर रिजल्ट रहे। उसके बाद फ्राइडे के सेशन में भी एक बाकी डिफेंस शेयरों में एक पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला। ये थीम अभी क्या लंबी चलेगी? इस थीम को लेकर के अभी आपका व्यू पॉइंट क्या है? दो तरह के विचार हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल बने रहना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि काफ़ी महंगे हो गए हैं, अवॉइड करना चाहिए। आप किस विचारधारा के हैं कि ये सेक्टर पोर्टफोलियो में होना भी चाहिए कि नहीं? ये एक सेक्टर है जिसमें हमने पिछले 3 या 4 साल में बहुत अच्छा ग्रोथ देखा है। आगे जाके भी इसमें ये एक सेक्टर है जिसमें क्लियर विजिबिलिटी है कि ग्रोथ होगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो ऑर्डर्स आ रहे हैं डिफेंस के, या फिर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी जरूर इसमें ऐड होते जा रहे हैं। वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्लियरली इसमें रनअप हो चुका है, काफ़ी रनअप हुआ है। ऑलमोस्ट मार्च 28 या मार्च 29 के रिजल्ट में जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके एक्सपेक्टेशन में वैल्यूएशंस रिच हो गए हैं और स्टॉक के प्राइसेस चल चुके हैं। इसमें जो एक क्लियर क्रीम था वो एक निकल चुका है, लेकिन एज अ सेक्टर इसमें क्लियर ग्रोथ है। अगर लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं, इसमें करना है तो लंबी अवधि के लिए करना पड़ेगा, लेकिन क्लियरली एज अ स्पेस, एज एन इंडस्ट्री, इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। एक सरप्राइज ऑर्डर्स, कई एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आ सकते हैं जिसकी वजह से स्पेसिफिक साल में, कोई साल में ऑर्डर बुक बहुत हेल्दी हो जाए और एग्जीक्यूशन भी अच्छा हो जाए तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखेंगे। तो एक अपटिक, फास्टर अपटिक आ सकता है, लेकिन एज अ सेक्टर गुड अपॉर्चुनिटी, बट क्लियरली लंबी अवधि के लिए निवेश करने की इसमें सलाह है। हाँ, लंबी अवधि का नज़रिया है तो यहाँ पर आप जो है वो निवेश कर सकते हैं। थोड़े से महंगे हो गए हैं वैल्यूएशन थोड़ी सी, ये बात ज़रूर है, लेकिन अभी भी आने वाले अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद सर ज़रा बातचीत कंजम्पशन थीम की जब चल रही थी, सबसे ज़्यादा चर्चा ऑटो की हो रही थी और हमने देखा रिकॉर्ड नंबर की जो है गाड़ियों की बिक्री भी देखने को मिली। रैली भी आई और बहुत लेकिन छोटी रही। 2-3 दिन के अंदर ऐसा लगा कि एक वो फिजल आउट हो गई। अभी क्या व्यू है ऑटो को लेकर के, और क्या 4 व्हीलर पे फोकस करें, 2 व्हीलर पे करें, कमर्शियल व्हीकल पे फोकस करना चाहिए? हालांकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो हर क्षेत्र में हैं कामकाज करती हुई। आपका नज़रिया क्या है ऑटो को लेकर के? ऑटोज में जब ये दाम की जीएसटी की कटौती हुई और ऑटोज में भाव कम हुए तो क्लियरली एक हमने डिमांड अपसर्ज देखा, जिसकी वजह से, और फेस्टिव सीजन आया उसकी वजह से एक ऑर्डर फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया था। और 4 व्हीलर या 2 व्हीलर सब कंपनीज में हमने देखा कि ऑर्डर फ्लो दिवाली के आसपास, दशहरा के आसपास बहुत बढ़ चुका था। ये कितना सस्टेन होता है ये देखना जरूरी है। हमारे हिसाब से 2 व्हीलर स्पेस में
ग्रोथ अपॉर्चुनिटी शायद फोर व्हीलर से ज़्यादा रहेगी। हमने ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट पेनिट्रेशन या एक्सपोर्ट ग्रोथ भी अच्छा देखा हुआ है, लेकिन जो डोमेस्टिक ग्रोथ है, अगर ये एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और देखें, चाइना से देखें या ताइवान या कोरिया में देखें, तो जितना टू व्हीलर ग्रोथ हुआ है, उतना टू व्हीलर ग्रोथ शायद हम अभी भी भारत में आगे देखेंगे। अच्छा ग्रोथ ऑलरेडी हुआ है, लेकिन आगे जाके और भी ग्रोथ फास्टर हो सकता है। ईवी टू व्हीलर्स हैं, उसका भी ग्रोथ हमने फास्टर देखा है, और उसकी भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उसमें ग्रो करेगा। सो ऑटोमोबाइल्स में आई थिंक क्लियरली एक अपटिक अभी भी आना बाकी है। टू व्हीलर स्पेस में जैसे जैसे ऑर्डर फ्लोज हेल्दी होते जाएंगे और हेल्दी दिखेंगे, उस हिसाब से उसमें ज़्यादा ग्रोथ आएगा। बट क्लियरली ऑटो स्पेस में अपॉर्चुनिटी अभी भी दिखती है, एज डिमांड ग्रोज एंड एज ऑर्डर्स ग्रो। रूरल इकोनॉमी किस तरह से ग्रो करती है, उस पर क्लियरली ऑफ कोर्स टू व्हीलर ऑर्डर्स डिपेंड करते हैं, लेकिन टू व्हीलर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली अच्छी दिखती है। जी सर, लेकिन इसमें क्या हुआ सर, एफएमसीजी को क्या हुआ? उम्मीद थी उस हिसाब से, हालांकि आईटीसी के रिजल्ट ठीक रहे, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है जैसे कि चिंताएं बनी हुई हैं। क्या ये पोर्टफोलियो के अंदर इस सेक्टर को रखे भी, या इससे अब दूरी बना लेनी चाहिए? आपका व्यू पॉइंट है क्या सर अभी एफएमसीजी को लेकर के? जीएसटी कट को लेकर के भी मतलब अभी भी जो ग्राहक हैं, आप राशन की दुकान पर जाइए, आपको क्लियर तरीके से समझ में नहीं आता कि इसका फ़ायदा मुझ तक कैसे पहुंच रहा है, या वाकई में कुछ अंतर हुआ है कि नहीं हुआ है। दुकानदारों से पूछे तो वो भी सही जवाब नहीं दे पाते हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर एफएमसीजी को लेकर के? और अभी भी उस तरह की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। अगर एफएमसीजी की बात करें, आई थिंक क्लियरली जो पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमने देखा था, तो जो भी प्रॉफिट इंप्रूव हुआ था, बढ़ा था, वो एक खास करके प्रीमियमाइजेशन की वजह से प्रोडक्ट्स निकाले थे कंपनीज ने, उस वजह से हुआ था। एक वॉल्यूम ग्रोथ बहुत लिमिटेड हुआ था। रूरल कंजम्पशन अभी भी जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतना उसका एक इम्पैक्ट एफएमसीजी कंपनीज पे अभी भी नहीं आया है। जीएसटी की कटौती हुई, उससे एक ओवरऑल इसमें इस तरह से नहीं होता है कि अगर कोई 50 रुपए की चीज हो या 30 रुपए की चीज हो, उसमें 1 रुपया घट गया तो उससे एक 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 डिमांड अपटिक बहुत ज्यादा हो जाता है। इस तरह से एफएमसीजी में नहीं हो सकता है। एक टू व्हीलर में बहुत, जब जहां दिखता है कि 10,000 रुपए कम हुए, तो एक क्लियरली एक डिमांड में बदलाव होता है। या फोर व्हीलर में पैसेंजर कार्स में अगर 50,000 1 लाख रुपया कम हुआ, तो एक 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 फायदा दिखता है। एफएमसीजी में 50 पैसे कम होने से एक डिमांड अपटिक जरूरी, ये जरूरी नहीं है कि आ जाती है। सो आई थिंक यही हमने एफएमसीजी कंपनीज में देखा अक्रॉस द बोर्ड। इसमें ऑलरेडी खास कई एफएमसीजी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, जिनका रेटिंग देखें, पी रेशियोज देखें तो काफ़ी हाई है, और एट द सेम टाइम ग्रोथ जितना होना चाहिए, जितना एंटिसिपेटेड है, उतना नहीं हो रहा है। हमने ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में भी कुछ ग्रोथ नहीं देखा, जो भी टू लिमिटेड एक्सटेंट प्रीमियमाइजेशन की वजह से। वॉल्यूम ग्रोथ क्लियरली नहीं हो रहा है जितना एंटिसिपेट करना चाहिए। सो आई थिंक एफएमसीजी में अभी भी समय लगेगा एक एक वॉल्यूम अपटिक में या हायर ग्रोथ या रेवेन्यू ग्रो करने में। देर आर मार्केट में कई उससे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पे सेक्टर्स में ग्रोथ कहीं ज़्यादा हो रहा है। तो एक इसमें से जरूर स्विच करके दूसरे सेक्टर्स में जहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है, वहाँ पे स्विच जरूर कर सकते हैं। एफएमसीजी को अभी अगर आप चाहें तो, अगर पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे हैं अपना, तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। जब फिर होगा रिकवरी आएगी, क्या कुछ इस तरह के संकेत मिलेंगे तो दोबारा शामिल जब करना होगा तो निपुण जी से दोबारा पूछ लेंगे आगे चल करके। लेकिन अभी के लिए निपुण जी का मानना ये है कि ठीक है, दूसरे विकल्प जहाँ ग्रोथ ज़्यादा दिखाई दे रही है उस तरफ स्विच करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये बात तो रही एफएमसीजी को लेकर के। सर, अब ये जो रेट सेंसिटिव सेक्टर हैं, आपने देखा कि यूएस में तो 25 बेसिस पॉइंट घटा, आगे को लेकर क्लैरिटी नहीं है। भारत में क्या एक और रेट कट अगली पॉलिसी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या आपको लगता है कि अभी इन्फ्लेशन जिस तरीके से कंट्रोल में है, कोई ख़ास कटौती की आवश्यकता नहीं है? क्या व्यू रहेगा आपका अभी रेट कट को लेकर के यहाँ आगे? एक जनरली एक रेट कट को लेके एक काफ़ी सिचुएशन ग्लोबली काफ़ी फ्लूइड हो रही है। अगर देखें तो
जापान में हमने एक्सपेक्टेड था कि एक बदलाव होगा, उसमें हमने इसी हफ्ते में देखा कि रेट कट में रेट नहीं किया, सेम इंटरेस्ट रेट जारी रखा है। यूरोजोन में भी हमने यही देखा। यूके में पिछले 3 मीटिंग्स से रेट कट्स या कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसी उसी तरह से रेट्स हैं। यूएस में देखा कि कटौती एक तरफ हुई है, लेकिन इन्फ्लेशन जिस हिसाब से अभी भी है टैरिफ की वजह से और भी कारण है, उसकी उस वजह से एक सर्टेनिटी नहीं है कि दिसंबर में भी रेट कट आएगा। ऐसे ग्लोबल अनसर्टन सिनेरियो में भारत में एक रेट कट, ऑन द वन साइड इन्फ्लेशन लो है, डिमांड अपटिक ग्रेजुअली हम देखते आ रहे हैं जीएसटी की वजह से या इनकम टैक्स कटौती की वजह से, और एक एक पॉजिटिव जीडीपी इम्पैक्ट हुआ है। इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो एक रेट कट की संभावना बनती है। लेकिन ग्लोबल सिनेरियो पे एट द सेम टाइम आरबीआई ध्यान देगा कि ग्लोबली कहीं पे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि कई बार जब भी आयात निर्यात होता है तो एक और करेंसी मूवमेंट की वजह से एक इन्फ्लेशन इंपोर्ट भी होता है, और इस पे खास करके ध्यान रखना जरूरी है। हमने देखा है कि रुपी वीक होता जा रहा है डॉलर के कंपैरिजन में, उस वजह से भी एक कई बार एक इन्फ्लेशन इंपोर्ट होता है। सो आई थिंक ये सब ध्यान में रखते हुए एक फ्लूइड सिचुएशन है। अगले आरबीआई मीटिंग में रेट कट होता है कि नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन संभावना है कि मार्च तक कम से कम एक रेट कट होगा, शायद 2 भी हो सकते हैं बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई। और इस बीच अगला सेक्टर सर जिस पर कि सबकी निगाहें आजकल बनी हुई है वो है रेलवे। बहुत लोग 1-1.5 साल से वेट कर रहे हैं, शेयर नहीं चल रहे हैं। क्या ये भी सेक्टर थोड़ा सा थकता हुआ दिखाई दे रहा है? आपकी क्या टिप्पणी रहेगी, क्योंकि बजट के इर्द गिर्द हम इसमें अक्सर मोमेंटम देखते हैं, और अब चूँकि बजट अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, तो इस सेक्टर को लेके क्या राय है आपकी? लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट ख़राब हुए उसके बाद से जो सुस्ती बनी वो चल नहीं पाई, वो लगातार अभी तक कायम है। अभी क्या मतलब लंबी चलेगी ये सुस्ती? इसमें कोई भी सेक्टर जब भी मूव करता है, चलता है बाजार में, तभी एक इनिशियल अनाउंसमेंट आता है, उसकी वजह से जो अगले कुछ साल में इसके पूरे सेक्टर पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, उस वजह से मार्केट में ये सब रेलवे हो या कोई भी सेक्टर में एक चढ़ाव आता है। रेलवेज का अगर देखें तो जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि रेलवेज पे कहीं बहुत ज़्यादा कैपेक्स होगा, स्पेंडिंग होगा कुछ साल पहले, तब से हमने देखा था कि जिस तरह से ऑर्डर फ्लो हुए थे, गवर्नमेंट कंपनीज के पास ऑर्डर आए थे, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के पास ऑर्डर आए थे, और अक्रॉस द एंटायर स्पेस वैगन्स देखें, अक्रॉस द एंटायर रेलवेज स्पेस, केबल्स देखें, लाइट्स देखें, हमने अक्रॉस द एंटायर स्पेस इसमें एक अपटिक देखा था, रीरेटिंग देखा था। आई थिंक अब एक फ्लैटन हो रहा है, एक ओवरऑल कैपेक्स जो रेलवेज में हो रहा है, जो एक कैपेसिटी इंक्रीज हुई थी उसका इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी देख लिया। सो एक री रेटिंग जो हुआ था कुछ साल पहले, उसका एक अब एक ऑलवेज उसकी वजह से एक साइडवेज मूवमेंट होता है जब तक एक अर्निंग्स कैचअप नहीं होते हैं। सो जो भी कैपेसिटी एडिशन हुआ है उसका ग्रेजुअली वो कैपेसिटी एडिशन का रेवेन्यूज में दिखना बहुत जरूरी है। क्वार्टरली रिजल्ट्स जब आए प्रॉफिटेबिलिटी में दिखना जरूरी है, और ये हमने जो एक रनअप क्लियरली पिछले कुछ साल पहले जो देख लिया था उसका एक विजिबिलिटी रेवेन्यूज पे ग्रेजुअली हम देख रहे हैं। हो सकता है इसी तरह से हम डिफेंस में भी देखें, जो एक जब भी कैपेक्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किया और बहुत सारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के पास ऑर्डर फ्लो आए और एक हमने सडन अपटिक देखा, और जब तक एक कैपेसिटी बिल्डअप के रेवेन्यूज नहीं दिखते हैं तब तक एक फिर मार्केट में साइडवेज मूवमेंट हो जाती है। हो सकता है ये सेक्टर में भी सिमिलर होगा, बट रेलवेज में हम क्लियरली ये देख रहे हैं कि जो भी इनिशियल ऑर्डर्स आए, फिर से संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि बजट में गवर्नमेंट और भी रेलवेज के ऊपर स्पेंडिंग करे, इंडिकेशंस ऑलरेडी हैं। तो इस तरह से जब भी अनाउंसमेंट आएगी, कैपेसिटी एडिशंस होंगे,
या ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर बुक बढ़ेगी तो हम देखेंगे कि स्टॉक्स ऊपर चलेंगे। लेकिन तब तक एक ग्रेजुअल प्राइस कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं पूरे सेक्टर में। जी। चलिए अब जो है अब आखिरी की जो एक दो टिप्पणियाँ आपसे, चूँकि मुझे बताया जा रहा है आपका समय थोड़ा ज़्यादा हम लोगों ने लिया है, वैसे चलते चलते दो टिप्पणियाँ हैं। एक तो ये कि अभी किन सेक्टर से आप जो है निवेशकों को दूरी बना करके चलनी चाहिए, जैसे अभी हाल फिलहाल में आईटी ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया, आप थोड़ा परफॉर्म कर रहा है, ऐसे कुछ एक सेक्टर हैं क्या जो आपको लगते हैं कि नहीं अभी अभी इस पर थोड़ा सा रुक जाए, जैसे एफएमसीजी का नाम अभी आपने लिया, और कोई सेक्टर ऐसा है? सो एक एफएमसीजी क्लियरली एक ऐसा स्पेस है। दूसरा, कुछ हद तक कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें क्लियर विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ है, और कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे एक ग्रोथ इंटरमिटेंट आ रहा है, कुछ क्वार्टर्स में आ रहा है, कुछ क्वार्टर्स में नहीं हो रहा है। इसमें एक सेक्टर सीमेंट गिन सकते हैं। ऑन द वन साइड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग काफ़ी हो रहा है, लेकिन सीमेंट में कैपेसिटी बिल्डअप इतना हुआ है, और जो दाम हैं सीमेंट बैग्स के वो ग्रेजुअली थोड़े घट रहे हैं, तो क्लियरली उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में या मार्जिन्स में इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये एक स्पेस है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी रिलेटिवली कम दिख रही है। इसी तरह से एक रियल एस्टेट स्पेस है, डिपेंडिंग ऑन किस किस ज्योग्राफी में कहाँ पे एक रियल एस्टेट कंपनी ऑपरेट कर रही हैं। साउथ की के कुछ शहरों में बहुत अच्छी डिमांड है। जो कंपनीज रियल एस्टेट कंपनीज साउथ में ऑपरेट कर रही हैं उनमें अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन जो कुछ नॉर्थ में ऑपरेट कर रहे हैं या कुछ वेस्टर्न रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि इस तरह से ग्रोथ हम देख रहे हैं। इंटरमीडिएट लग्जरी रियल एस्टेट में एक एक ग्रोथ दिखता है, तो कई बार अफोर्डेबल हाउसिंग में ग्रोथ नहीं दिखता है। सो आई थिंक ये एक सेक्टर है जहाँ पे एक अनसर्टनिटी अभी भी बनी हुई है, जहाँ पे अभी भी बिल्डर्स जूझ रहे हैं कि हम रियल रेसिडेंशियल में ग्रो करें या कंस्ट्रक्शन करें या कमर्शियल बिल्डिंग्स में ज़्यादा फोकस करें या कॉन्सेंट्रेट करें। सो आई थिंक ये एक सेक्टर, दो तीन सेक्टर हैं जहाँ पे अभी एक बहुत सर्टेनिटी नहीं है। दूसरे और सेक्टर्स हैं जहाँ पे फोकस डेफिनेटली कर सकते हैं और जहाँ पे रिजल्ट्स बेहतर बेहतर हैं। जी। लास्ट सवाल सर आपसे, जाते जाते पीछे हमारे जो सवाल लिखा हुआ है कि ज़रा स्क्रीन पर लिखा सर को दिखा दीजिए कि आखिर में इंतज़ार कब तक। तो ये जो है ये जो नया हाई है उसके लिए क्या अभी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा? क्या ये लंबा कंसोलिडेशन चलेगा जिस तरीके से 26,000 के ऊपर निफ्टी को टिकने में दिक्कत हो रही है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? ये नवंबर सीरीज़ में पॉसिबल है या आपको लगता है कि अब नए साल का इंतज़ार करें? आई थिंक ये कैलेंडर ईयर में दिसंबर के पहले ज़रूर हम नया हाई देखेंगे। इसका एक एक पॉसिबिलिटी एक टैरिफ के ट्रेड एग्रीमेंट हो जाने से एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसमें हो सकता है। यूएस के साथ समझौता होने से किस तरह से पॉजिटिव अनाउंसमेंट आती है, ये एक इंडिकेशन है। दूसरा, जो रेट कट अगर हो जाता है और खास करके यूएस में रेट कट होता है और एज अ रिजल्ट हम एक डोमेस्टिक इंडियन मार्केट में भी अगर रेट कट देखते हैं तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर आता है। ओवरऑल कंजम्पशन, जीएसटी रेट कट की वजह से कंजम्पशन में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट अगले कुछ महीनों में आता है, ये भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए। सो कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करेगा कि मार्केट नया हाई क्रॉस करता है कि नहीं, और एफआईआई बाइंग किस तरह से वापस आती है। डोमेस्टिक सेविंग्स हैं, ये तो एक जरूर एक बड़ा सपोर्ट रहा है म्यूचुअल फंड्स के जरिए या डायरेक्ट निवेश स्टॉक मार्केट में निवेश के जरिए से। सो आई थिंक एक ये कैलेंडर ईयर में दिसंबर के पहले हम अच्छी पॉसिबिलिटी है कि नया हाई देखेंगे मार्केट्स में। चलिए सर, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपकी भविष्यवाणी जल्द से जल्द सत्य हो, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। और क्षमा चाहेंगे, थोड़ा हम लोग थोड़ा सा बातचीत आपकी इतनी अच्छी थी कि वो समय का थोड़ा ध्यान नहीं दिया, थोड़ा हम लोग टाइम एक्सीड किया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर। और यही निवेदन है कि आगे भी जब भी आपके पास समय हो तो थोड़ा समय हमारे दर्शकों के लिए भी निकालिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद विपुल जी। धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप लगातार बोनस के साथ बने रहिए और
बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है, तो सोमवार को सुबह 10 बजे, दोपहर में 1 बजे, सोमवार से शुक्रवार हर रोज़ हमारे साथ जुड़िए लाइव और हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए और बाजार की रणनीति बनाते रहिए। मुझको इजाज़त दीजिए। नमस्कार।